कहानी शुरू होती है साउथ अटलांटिक ओशन के बीच मौजूद एक रहस्यमयी और सुनसान आइलैंड से। समंदर के चारों तरफ सिर्फ पानी था और उस छोटे से आइलैंड पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। इसी जगह पर एक वेदर ऑफिसर को पूरे 1 साल के लिए भेजा जाता है ताकि वो वहां के मौसम से जुड़ा जरूरी डेटा सरकार तक पहुंचा सके। इस ऑफिसर का नाम था डेविड। कई दिनों के सफर के बाद डेविड एक एक्सप्लोरर टीम के साथ आइलैंड पर पहुंचता है। वहां एक छोटा सा घर और एक पुराना लाइट हाउस था। डेविड को अगले 1 साल इसी घर में रहना था, लेकिन वहां पहुंचते ही एक अजीब बात सामने आती है। जिस ऑफिसर रॉबर्ट की जगह डेविड को भेजा गया था, उसका कहीं कोई पता नहीं था। उसका सामान घर के अंदर बिखरा पड़ा था, लेकिन रॉबर्ट खुद गायब था। टीम को शक होता है कि शायद वो लाइट हाउस में हो सकता है। जब डेविड और कैप्टन वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों की एक मजबूत बाड़ दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी चीज को अंदर आने से रोकने के लिए पूरा लाइट हाउस किले में बदल दिया हो। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वे अंदर घुसते हैं और वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से होती है जिसका नाम था ग्रूनर। जब डेविड उससे रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो ग्रूनर सिर्फ इतना कहता है, रॉबर्ट समुद्र की तरफ गया था लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर कैप्टन को जगह और भी खतरनाक लगने लगती है। वो डेविड से कहता है कि अगर वो चाहे तो अभी उनके साथ वापस जा सकता है, लेकिन डेविड वापस जाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर वो 1 साल का पूरा मौसम डेटा इकट्ठा कर लेता है तो उसे अच्छी खासी रकम और पहचान मिल सकती है। इसलिए कैप्टन उसे एक बंदूक देकर वहां अकेला छोड़ देता है। अब डेविड इस वीरान आइलैंड पर बिल्कुल अकेला था। रात को घर की सफाई करते समय डेविड को एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी रॉबर्ट की थी। शुरुआत में डेविड इसे सिर्फ एक पुराने ऑफिसर की निजी डायरी समझता है, लेकिन कुछ पन्ने पढ़ने के बाद उसके होश उड़ने लगते हैं। रॉबर्ट ने इस आइलैंड पर रहने वाले कुछ अजीब जीवों के बारे में लिखा था। डायरी में उनके अजीब स्केच भी बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आता कि रॉबर्ट ने ये सब क्यों बनाया था, लेकिन अगली रात उसे का जवाब खुद मिल जाता है। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। डेविड को लगता है कि शायद ग्रूनर आया है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसे बाहर से ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो किसी इंसान की नहीं थी। और तभी दरवाजे के नीचे से एक अजीब हाथ अंदर आने की कोशिश करता है। डेविड डरकर बेसमेंट में भाग जाता है। कुछ ही देर बाद वो रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस जाता है और डेविड को ढूंढने लगता है। आखिरकार वो डेविड को देख लेता है और उस पर हमला करता है। डेविड किसी तरह चाकू उठाकर उसके चेहरे पर वार करता है। जीव दर्द से चीखता है और वहां से भाग जाता है। अब डेविड को यकीन हो चुका था कि रॉबर्ट की डायरी में लिखी हर बात सच थी। अगली सुबह डेविड को घर के बाहर अजीब पैरों के निशान मिलते हैं। वे निशान सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। अब उसे समझ आता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस को इतनी खतरनाक लकड़ियों से क्यों घेरा हुआ है। दरअसल वो इन जीवों से बच रहा था। डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ जाता है और ग्रूनर से अंदर आने की मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि डेविड को जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था। अब डेविड के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने घर की खिड़कियां बंद करता है, चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगाता है और बाहर पुराने कागजों पर तेल डालकर रख देता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आग लगाकर जीवों को डराया जा सके। लेकिन उसी रात उसे पता चलता है कि असली खतरा उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। समुद्र से एक नहीं बल्कि दर्जनों जीव बाहर निकलते हैं। वे सीधे डेविड के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेविड गोली चलाना शुरू करता है और कुछ जीव मारे भी जाते हैं, लेकिन बाकी जीव पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। आखिरकार डेविड बाहर रखे कागजों में आग लगा देता है। आग देखकर जीव पीछे हट जाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि आग अब डेविड के अपने घर तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में पूरा लकड़ी का घर आग की लपटों में घिर जाता है। डेविड किसी तरह वहां से निकलकर लाइट हाउस के पास छिप जाता है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह तक उसका घर पूरी तरह जल चुका था। अब डेविड के पास सिर्फ एक विकल्प था, लाइट हाउस में शरण लेना। अगले दिन डेविड ग्रूनर के पीछे पीछे लाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक जीव उस पर हमला कर देता है। डेविड किसी तरह उसे काबू कर लेता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि ग्रूनर उसे रोक देता है। वो कहता है, इसे मत मारो,
ये मेरा पालतू है। डेविड को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन अब उसके पास ग्रूनर के सामने एक मौका था। वो कहता है कि अगर ग्रूनर उसे लाइट हाउस में रहने देगा तो वो उसके पालतू जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ग्रूनर मजबूर होकर मान जाता है और यहीं से डेविड की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अगली सुबह डेविड देखता है कि वही जीव उसके घायल हाथ को चाट रहा है। कुछ ही समय में उसके हाथ का घाव ठीक होने लगता है। डेविड हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ये जीव सिर्फ खतरनाक नहीं है, इनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं भी हैं जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे डेविड को ग्रूनर के बारे में भी कई बातें पता चलती हैं। ग्रूनर के मुताबिक उसने कभी एक छोटे जीव की जान बचाई थी। वही जीव बाद में उसका साथी बन गया, लेकिन ग्रूनर उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता था और उसे अपने नियंत्रण में रखता था। डेविड को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे समझ आने लगता है कि समुद्र से हर रात आने वाले बाकी जीव असल में किसी दुश्मन की तरह हमला नहीं कर रहे थे। वे अपने साथी को वापस लेने आते थे, लेकिन ग्रूनर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये जीव सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। इसी वजह से उनके सारे हमले रात में होते थे। समय गुजरता गया। डेविड ने उस फीमेल जीव का नाम रखा अनारियस। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब दोस्ती बन गई। डेविड अब उसे एक राक्षस नहीं समझता था। उसे एहसास होने लगा था कि अनारियस भी अपने परिवार से दूर रहने के कारण उतनी ही अकेली थी जितना कभी वो खुद था। लेकिन दूसरी तरफ ग्रूनर की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन डेविड और ग्रूनर चेस खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर जीवों का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है। दोनों किसी तरह लाइट हाउस के ऊपर पहुंचते हैं। ग्रूनर बुरी तरह घायल हो जाता है और उनकी गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगता है कि आज उनकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी सुबह हो जाती है। सूरज निकलते ही सारे जीव समुद्र में वापस चले जाते हैं। अब डेविड समझ चुका था कि अगर वो यहां से नहीं निकला तो एक दिन ये जीव उसे भी खत्म कर देंगे। कुछ दिनों बाद डेविड को समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। वो फ्लेयर के जरिए मदद मांगना चाहता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। अब डेविड को शक हो जाता है कि ग्रूनर उसे इस आइलैंड से कभी जाने नहीं देगा। और उसका शक सही था, क्योंकि ग्रूनर इस आइलैंड को अपनी दुनिया समझता था। वो खुद को यहां का राजा मानता था और नहीं चाहता था कि कोई उसकी इस दुनिया से बाहर जाए। इसी दौरान अनारियस भी डेविड को बचाने के लिए ग्रूनर के खिलाफ खड़ी हो जाती है। डेविड समझ जाता है कि अब दोनों के बीच टकराव होना तय है। एक दिन अनारियस डेविड को आइलैंड के एक सुनसान हिस्से में ले जाती है। वहां डेविड को एक पुरानी नाव दिखाई देती है। ग्रूनर बताता है कि कुछ लोग कभी इसी नाव के जरिए आइलैंड पर पहुंचे थे, लेकिन समुद्री तूफान के कारण उनका जहाज डूब गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस जहाज में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद थे। डेविड को एक आइडिया आता है, अगर वे उस डूबे हुए जहाज से विस्फोटक निकाल ले तो इन जीवों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। ग्रूनर पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार दोनों समुद्र के नीचे डूबे जहाज तक जाते हैं। डेविड डाइविंग सूट पहनकर नीचे उतरता है। वहां उसे कुछ बॉक्स मिलते हैं और उसकी किस्मत से उनमें विस्फोटक मौजूद होते हैं। दोनों मिलकर लाइट हाउस के आसपास विस्फोटकों का जाल बिछा देते हैं। अब उन्हें सिर्फ जीवों के अगले हमले का इंतजार था। कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस बार जीव हमला ही नहीं करते। ग्रूनर को शक होता है कि शायद अनारियस ने उन्हें उनके जाल के बारे में बता दिया है। आखिरकार दोनों एक चाल चलते हैं। वे लाइट हाउस का मुख्य गेट खुला छोड़ देते हैं और अनारियस को ऊपर से चीखने के लिए कहते हैं। उसकी आवाज सुनकर समुद्र से दर्जनों जीव बाहर निकल आते हैं। वे उसे बचाने के लिए सीधे लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, धमाका, पहला विस्फोट होता है। कई जीव मारे जाते हैं। फिर दूसरा विस्फोट होता है। पूरा इलाका धुएं और आग से भर जाता है। सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो चारों तरफ मरे हुए जीव पड़े होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक घायल जीव के गले में पड़े एक नेकलेस पर जाती है और उसे पहली बार एहसास होता है, ये सिर्फ राक्षस नहीं थे, इनके भी परिवार थे, इनके बच्चे थे, इनके रिश्ते थे, और शायद वे शुरुआत से इंसानों को मारना नहीं चाहते थे। वे सिर्फ अपने साथी को वापस लेने आए थे। डेविड को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था। एक दिन डेविड को ग्रूनर के सामान में एक पुरानी तस्वीर मिलती है।
उस तस्वीर में वही महिला थी जिसकी तस्वीर डेविड ने रॉबर्ट की डायरी में देखी थी, और उसके साथ खड़ा आदमी ग्रूनर था। अब डेविड को सच्चाई समझ आती है। ग्रूनर कोई अलग इंसान नहीं था, वो असल में वही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। रॉबर्ट ने अपनी पहचान बदल ली थी और इस आइलैंड को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। अकेलापन, अपनी पत्नी को खोने का दर्द और लंबे समय तक इंसानों से दूर रहने ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी थी। वो धीरे धीरे खुद को इस आइलैंड का राजा समझने लगा था। कुछ समय बाद डेविड समुद्र के किनारे पत्थरों का एक छोटा सा घेरा बनाता है और उसके बीच वही खिलौना नाव रख देता है जो उसने कभी अनारियस को दी थी। कुछ देर बाद एक छोटा जीव उस नाव को उठा लेता है और फिर समुद्र से अनारियस बाहर आती है। उसके पीछे पूरा झुंड था, लेकिन इस बार कोई हमला नहीं हुआ। वे लड़ने नहीं आए थे, वे सिर्फ शांति चाहते थे। डेविड भी उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन तभी रॉबर्ट बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है। वो चाहता है कि हर कोई उसकी बात माने। अनारियस पहली बार उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और रॉबर्ट अपना आपा खो देता है। वो फ्लेयर गन उठाता है और एक फ्लेयर सीधे एक छोटे जीव को लग जाती है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सारे जीव डरकर भाग जाते हैं। अनारियस का भरोसा भी डेविड से टूट जाता है। गुस्से में डेविड रॉबर्ट के पास जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। रॉबर्ट डेविड को मारने वाला होता है कि डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है। रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये शब्द सुनते ही रॉबर्ट रुक जाता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ सत्ता और अकेलेपन की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। आखिरकार वो हथियार छोड़ देता है और खुद को उन जीवों के सामने सरेंडर कर देता है, और कुछ ही पलों में वे जीव उसे मार देते हैं। 1 साल बाद सरकारी टीम फिर उसी आइलैंड पर पहुंचती है। एक नया वेदर ऑफिसर भी उनके साथ होता है। जब वे डेविड से पूछते हैं कि पिछला ऑफिसर रॉबर्ट कहाँ है, तो डेविड वही जवाब देता है, वो समुद्र की तरफ गया था लेकिन वापस नहीं आया। डेविड अब सच्चाई नहीं बताता। वो लाइट हाउस की बालकनी पर खड़ा होकर समुद्र की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर भी उस आइलैंड को छोड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अनारियस अपने परिवार के साथ आजाद थी। अब उसे किसी इंसान का डर नहीं था, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। जिसे हम राक्षस समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारा दुश्मन हो। कई बार डर और गलतफहमी ही असली दुश्मन होती है, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।